हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ मैं एक बार फिर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन और इसकी डेफिनेशन की हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन को एलैबोरेट किया था, लेकिन फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एक्सेट्रा। तो कोई भी शब्द या शब्द समूह जिसका प्रयोग हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, क्या दर्शाने के लिए? समय, स्थान अथवा दिशा। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने पिछली बार भी देखे थे, इन, फॉर, टू, आउट ऑफ एक्सेट्रा। सीधे हम आते हैं काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन पर। प्रेपोजिशन के प्रकार 5 हैं जो हमें जानने हैं और पांचों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे और एग्जाम्पल्स हम वो देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में, प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स में आ चुके हैं या जिस जैसे क्वेश्चंस आमतौर पर एग्जामिनेशन पेपर्स में बनते हैं। तो सबसे पहला प्रेपोजिशन है सिंपल प्रेपोजिशन। ये साधारण रूप से एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बतलाते हैं। ये साधारण रूप से किसी एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द से बताते हैं और विशेषता व्यक्त नहीं होती। ये ध्यान देने वाली चीज है, विशेषता व्यक्त नहीं होती, केवल एक नाउन या प्रोनाउन से किसी दूसरे शब्द का संबंध ये बता देते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके: एट, ऑफ, फॉर, टू, इन, ऑन, अप, ओवर, विद, बाय, अंडर, टिल एक्सेट्रा आदि। और सच कहूं तो ये वो प्रेपोजिशंस हैं आमतौर पर जिसके एग्जाम्पल्स हम देते हैं। हमसे जब भी प्रेपोजिशन पूछा जाता है तो हम तुरंत कहते हैं एट, ऑन, ऑफ, टू, इन। इनकी बात हम करते हैं और ये सिंपल प्रेपोजिशंस हैं। ही इज इन द हॉल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ही इज इन द हॉल में इन और द बुक इज ऑन द टेबल में ऑन, सिंपल प्रेपोजिशन है। अगला जो प्रेपोजिशन है वो है डबल प्रेपोजिशन। नाम कुछ बता रहा है ना। और हमेशा जब भी कोई चीज पढ़िए तो ये सोचिए कि उस शब्द का रूट वर्ड क्या है। अगर वो शब्द खुद में रूट है तब तो बात अलग है, बाकी हमें इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उस शब्द का सृजन मूलतः किस शब्द से हुआ है। और अगर हम उस शब्द तक पहुंचते हैं जिससे किसी नए शब्द का सृजन हुआ है तो हमें पता चलता है कि उसके ट्रेट्स क्या हैं, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो नाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डबल प्रेपोजिशन, ये दो सिंपल प्रेपोजिशन से मिलकर बनते हैं। दो सिंपल प्रेपोजिशन से मिलकर बनते हैं। इन और टू को मिलाइए, जो बनेगा नया इनटू, वो डबल प्रेपोजिशन है। ऑन और टू को मिलाइए, जो बनेगा नया शब्द ऑन टू, डबल प्रेपोजिशन है। विद और इन को मिलाइए, विद इन डबल प्रेपोजिशन है। फ्रॉम, विद और इन तीनों को मिलाइए, जो नया प्रेपोजिशन बनेगा फ्रॉम विद इन, वो डबल प्रेपोजिशन है। फ्रॉम, अमंग मिलाइए दोनों को और जो नया प्रेपोजिशन बनेगा वो डबल प्रेपोजिशन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। द गर्ल रैन इनटू द हाउस, द गर्ल रैन इनटू द हाउस। वन स्टूडेंट वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग द रेस्ट। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में इनटू और फ्रॉम अमंग डबल प्रेपोजिशन है, इनटू और फ्रॉम अमंग। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रकार की तरफ। तो तीसरा प्रेपोजिशन जो है वो है कंपाउंड प्रेपोजिशन। तीसरा जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन। यह प्रेपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले, ध्यान दीजिएगा, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बी, बी अर्थात बीई,
लगाने से बनता है। वंस अगेन आई एम रिपीट, यह प्रीपोजिशन नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ए या बीई लगाने से बनता है। और इन प्रीपोजिशंस में ए का अर्थ होता है ऑन, ए का अर्थ होता है ऑन, तथा बी का अर्थ होता है बाय। ए का अर्थ ऑन और बीई का अर्थ बाय। जैसे अक्रॉस, अ क्रॉस, ऑन क्रॉस, बिहाइंड, बाय हाइंड, बिफोर, बाय फोर, beside, by side, between, by twain, beyond, by yonder आदि। तो across, behind, before, beside, between, beyond, ये सब कंपाउंड प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। She swam across the river. She swam across the river. Divide the money between Mohan and Ram. He is standing behind the wall. तो इन सेंटेंसेस में across, between, behind ये सब के सब कंपाउंड प्रीपोजिशन है। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रीपोजिशन की तरफ, फ्रेज। चौथा प्रीपोजिशन है फ्रेज प्रीपोजिशन। जब कोई फ्रेज प्रीपोजिशन से शुरू हो और प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो। फिर से दोहराता हूं मैं आपकी आसानी के लिए। जब कोई फ्रेज किसी प्रीपोजिशन से शुरू हो और किसी प्रीपोजिशन से ही समाप्त हो तो ऐसे फ्रेजेस फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। तो इन प्लेस ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ ये सब के सब फ्रेज प्रीपोजिशंस हैं। कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। पुट दिस बुक इन प्लेस ऑफ दैट। पुट दिस बुक इन प्लेस ऑफ दैट। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड लेबर ही फेल्ड। तो इन दोनों सेंटेंसेस में इन प्लेस ऑफ और इन स्पाइट ऑफ फ्रेज प्रीपोजिशन। चलिए आखिरी प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, फिर मैंने कहा था आपसे आप शब्द की किस रीजन पर जाइए, तो डिस्गाइज्ड। ठीक, तो जो प्रीपोजिशन वास्तविक रूप की बजाय शॉर्टेंड फॉर्म या लघु रूप में प्रयोग हो उन्हें डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो जो प्रीपोजिशन वास्तविक रूप की बजाय शॉर्टेंड फॉर्म या लघु रूप में प्रयोग किए जाएं उन्हें डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ओ क्लॉक, दैट इज नॉट ओ क्लॉक, दैट इज ऑफ प्लस क्लॉक, ऑफ क्लॉक। तो वो क्या हुआ, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। तो ये तो बात हुई काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हमें समझने पड़ेंगे यूसेज कैसे होता है इसका, करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशंस। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला एग्जाम्पल एट का प्रयोग हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एट, एट अर्थात पर। एट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो एट का प्रयोग छोटे स्थानों, गांवों, कस्बों या बड़े स्थान के किसी एक भाग के लिए होता है। छोटे स्थान, गांव, कस्बे अथवा किसी बड़े स्थान के एक भाग के लिए एट का प्रयोग होता है। जैसे मोहन लिव्स एट मवाना। मवाना इज अ स्मॉल प्लेस। ठीक, तो मोहन लिव्स एट मवाना, दे लिव एट हस्तिनापुर। ठीक, याद रखिएगा छोटे स्थान, गांव, कस्बे अथवा बड़े स्थान का कोई एक भाग। एट का दूसरा प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए होता है। एट का दूसरा प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए होता है। जैसे आई शैल रीच यू एट 5 o'clock। निश्चित समय 5 o'clock की बात हम कर रहे हैं, तो आई शैल रीच यू एट 5 o'clock।
शी अवोक एट मिडनाइट, शी अवोक एट मिडनाइट। तो एट का दूसरा प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए। एट का तीसरा प्रयोग यदि किसी स्थान के किसी बिंदु विशेष की ओर इशारा हो, किसी स्थान के किसी बिंदु विशेष की ओर इशारा हो, तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो किसी स्थान के किसी बिंदु विशेष की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ये रहे एट के कुछ प्रयोग। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की, वो है इन। इन का अर्थ है में। इनका प्रयोग देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए होता है। एट का प्रयोग हमने किसके लिए किया था? छोटे स्थान, गांव और कस्बों के लिए, या बड़े स्थान के किसी एक भाग के लिए। लेकिन इनका प्रयोग हम देश, प्रदेश या बड़े नगरों के लिए करते हैं। जैसे ही लिव्स इन कोलकाता, ही लिव्स इन कोलकाता। इनका दूसरा प्रयोग हम देखते हैं। इनका प्रयोग जो दूसरी तरह से हम करते हैं वो सन, वर्ष या महीने के नाम के पहले करते हैं। सन, वर्ष या महीने के नाम के पहले। He left India in 1991. He left India in 1991. इनके अगले प्रयोग की तरफ हम बढ़ते हैं। इनका प्रयोग स्थिरता तथा विश्राम के लिए भी होता है। इनका प्रयोग स्थिरता तथा विश्राम के लिए भी होता है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम, द स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। ठीक, तो ये इनके कुछ प्रयोग रहे। बढ़ते हम अगले प्रीपोजिशन की तरफ। इनटू, अर्थ तो इनटू का भी में ही आता है, लेकिन इसके प्रयोग की अगर हम बात करें तो इनटू के प्रयोग में हम एक बात का ध्यान देते हैं कि जब भी कोई वस्तु गतिशील दशा में हो, एंड मेनी अ टाइम इट चेंजेस द मीडियम ऑल्सो, जब भी कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो और किसी एक स्थान से किसी दूसरी जगह प्रवेश करे। रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर आपके एग्जामिनेशन में राम जम्प्ड इन द रिवर करके देगा और पूछेगा कि गलती क्या है, गलती कहां है, या इसको सुधारिए। तो रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर। द टीचर केम इनटू द क्लास, ही रश्ड इनटू द रूम। तो हमें ध्यान देना है इनटू। अगले प्रीपोजिशन की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है ऑन। ऑन का अर्थ आपको पता है पर। तो ऑन का पहला प्रयोग जो है, तो ऑन का प्रयोग हम किसी वस्तु की स्थिरता को प्रकट करने के लिए करते हैं तथा यह वस्तु की दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छुए। ठीक, स्थिर हो, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो और उसे छुए। तो द रैट इज ऑन द टेबल, द थीफ इज ऑन द रूफ। ठीक, स्थिर है, किसी दूसरी वस्तु के ऊपर है और उसे छू रहा है। द रैट इज ऑन द टेबल, द थीफ इज ऑन द रूफ। ऑन का अगला प्रयोग, ऑन का प्रयोग हम दिनों तथा तिथियों के पूर्व भी करते हैं। ऑन का प्रयोग हम दिनों तथा तिथियों के पूर्व भी करते हैं। जैसे आई गो टू चर्च ऑन संडे, आई गो टू चर्च ऑन संडे। ही डाइड ऑन 23rd of April। ठीक, अगला जो प्रीपोजिशन है वो है अपॉन। अपॉन का भी अर्थ होता है पर। ऑन का भी अर्थ पर है, अपॉन का भी अर्थ पर है। अपॉन का प्रयोग किसी वस्तु की गति को प्रकट करता है तथा स्थान परिवर्तन का भी सूचक है। जैसे द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द थीफ क्लाइम्ड अपॉन द रूफ। अगर हम ध्यान दें और समझने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, तो जो अंतर इन और इनटू में है वही अंतर हमको, या उस जैसा कमोबेश वही अंतर हमको दिखता है ऑन और अपॉन में। ठीक, चलिए अगले प्रीपोजिशन की बात हम करते हैं, वो है विद। विद का अर्थ है से या साथ।
विद का प्रयोग भी हम अलग अलग अर्थों में करते हैं। सबसे पहला देखते हैं हम, विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। ध्यान देना है, जब भी किसी यंत्र की बात आएगी, जब भी किसी मीडियम की बात आएगी, जब भी किसी यंत्र की बात आएगी तो हम विद का प्रयोग करते हैं। राकेश किल्ड अ वुल्फ विद अ स्वॉर्ड। राकेश किल्ड अ वुल्फ विद अ स्वॉर्ड। शी कट्स द वेजिटेबल विद अ नाइफ। शी कट्स द वेजिटेबल विद अ नाइफ। तो यहां पर स्वॉर्ड और नाइफ एक यंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। विद का अगला प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में होता है। विद का दूसरा प्रयोग दो व्यक्तियों के मिलन या संयोग की दशा में भी होता है। जैसे ही वॉज टॉकिंग विद मी। ही वॉज टॉकिंग विद मी। आई शैल गो टू कानपुर विद माई अंकल। आई शैल गो टू कानपुर विद माई अंकल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रीपोजिशन की तरफ। विद इन। विद इन का अर्थ होता है में। विद इन का प्रयोग समय की अवधि से समाप्ति से पूर्व के लिए होता है। विद इन का प्रयोग समय की अवधि से समाप्ति से पूर्व के लिए होता है। शी विल रिटर्न विद इन अ वीक। शी विल रिटर्न विद इन अ वीक, समय की समाप्ति से पहले। आई विल लीव अमेरिका विद इन अ मंथ, एक महीने से पहले। अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर। सिंपल है, समय की अवधि की समाप्ति के लिए होता है। आफ्टर का प्रयोग हम समय की अवधि की समाप्ति के लिए करते हैं। वी शैल कम आफ्टर एन आवर। शी रिटर्न आफ्टर एन आवर। ठीक, यहां पर RHOUR है। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड, जिसे हम कहते हैं बिहाइंड। ठीक, तो बिहाइंड पीछे। बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए होता है और यह विश्राम की अवस्था को बताता है। दो चीजें, पहला स्थान और दूसरा विश्राम की अवस्था। द ट्री इज बिहाइंड द हाउस। ही सिट्स बिहाइंड मी। अगला प्रीपोजिशन बाय। बाय कई अर्थों में प्रयोग होता है। हम देखते हैं कहां कहां बाय का प्रयोग होता है। सबसे पहले कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में। हालांकि जब हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को डील करेंगे तब इसको विधिवत पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना जान लेना हम, हालांकि जब एक्टिव पैसिव के नियमों को जानेंगे तो हम ये देखेंगे सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता है, प्रयोग करते हैं। तो यहां हमें ये ध्यान देना है कि कर्ता से पूर्व पैसिव वॉइस में होता है। ही इज टॉट बाय यू। बाय का दूसरा प्रयोग किसी निश्चित समय के लिए भी बाय का प्रयोग होता है। किसी निश्चित समय के लिए भी बाय का प्रयोग होता है। द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 5 PM। द ट्रेन विल अराइव हियर बाय 5 PM। बाय का अगला प्रयोग साधन से पूर्व भी बाय का प्रयोग होता है। साधन से पूर्व भी बाय का प्रयोग होता है। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस बाय कार। तो किस चीज से जाता है? बाय कार। हालांकि ये बहुत सारे प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम डे टू डे लाइफ में करते रहते हैं और हम ये जान भी नहीं पाते हैं कि हम प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, बाय कार आए थे, बाय ट्रेन आए थे। ठीक, तो अगला जो प्रयोग है बाय का, वो नाप या तौल की इकाई से पूर्व होता है। बाय का प्रयोग हम कई बार नाप या तौल की इकाई के पहले भी करते हैं। जैसे मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। अगले प्रीपोजिशन की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। इसका अंतर हमें समझना होगा। बिटवीन तथा अमंग का प्रयोग। बिटवीन तथा अमंग, जब दो लोगों में कोई चीज बंटे, वितरित हो तो बिटवीन, और जब संख्या 2 से अधिक हो तो अमंग। द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। अगला
इंपॉर्टेंट है। बिसाइड तथा बिसाइड्स का प्रयोग आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स में आ चुका है। बिसाइड तथा बिसाइड्स का प्रयोग, बिसाइड का प्रयोग जब हम करते हैं तो निकट के अर्थ में करते हैं, लेकिन जब हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हम के अतिरिक्त के अर्थ में करते हैं। बिसाइड अर्थात निकट, लेकिन बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त। देयर इज अ रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस, देयर इज अ रेस्टोरेंट बिसाइड द ऑफिस। और दूसरा एग्जाम्पल, बिसाइड्स अ मैगजीन शी बॉट सम टॉयज, बिसाइड्स अ मैगजीन शी बॉट सम टॉयज। तो मैगजीन के अतिरिक्त उसने कुछ खिलौने भी लाए। और ऑफिस के निकट रेस्टोरेंट है। टिल का प्रयोग, अगला जो प्रीपोजिशन हम देख रहे हैं वो है टिल। तो टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। शी विल वेट टिल यू रिटर्न। तो जब तक, कब तक ये नहीं पता, लेकिन जब तक वो आएगा। तो टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए होता है। एग्जाम्पल हमने देखा, शी विल वेट टिल यू रिटर्न। देखते हैं अगले कुछ और प्रीपोजिशंस। सिंस, फॉर और फ्रॉम। सिंस, फॉर, फ्रॉम। सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। ध्यान दीजिएगा, सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। सिंस निश्चित समय बताता है, फॉर अनुमानित समय बताता है। सिंस जब समय निश्चित हो और फॉर जब अनुमानित हो। लेकिन अभी तीसरा प्रीपोजिशन बचा, हमने तीन की बात की थी, सिंस, फॉर और फ्रॉम। चलिए, सिंस और फॉर तो हो गए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। सिंस निश्चित समय बताता है, फॉर अनुमानित बताता है। लेकिन जो तीसरा प्रीपोजिशन बचता है वो है फ्रॉम, और वो किसी भी टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। फ्रॉम किसी भी टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से दोहराते हैं, फ्रॉम किसी भी टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन सिंस और फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग होंगे। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर किसी अनुमानित समय के लिए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock निश्चित समय, तो वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 o'clock। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours। वी हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours। अनुमानित समय, ठीक। वी शैल बिगिन आवर वर्क फ्रॉम जुलाई 7, 2021। 2021। तो पॉइंट ऑफ टाइम, वी शैल बिगिन आवर वर्क फ्रॉम जुलाई 7, 2021। हालांकि मुझे पता है एग्जाम्पल्स कम थे, लेकिन क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है तो हम सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स के साथ ही काम चलाते हैं। आपको इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स को और पढ़ना है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखना है और मेरे लेक्चर को बार बार सुनना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने एक फ्लो में कोई बात बताई, आपको पहली बार में हो सकता है ना समझ में आई हो, लेकिन जब आप इसको दोबारा सुनेंगे या वो हिस्सा जो हिस्सा आपकी समझ में नहीं आया है उसे आप दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन लेक्चर समाप्त करने से पहले कुछ चीजें हमें और बतानी है। जैसे कुछ प्रीपोजिशंस को हमें याद करके रखना है। अगर हम उसे याद नहीं करेंगे तो हम गलतियां करेंगे, क्योंकि वो वर्ड आया नहीं कि उस प्रीपोजिशन को हमें दिमाग में रखना है। कुछ की मैं चर्चा आपसे कर देता हूं। एम एट, अटेंड टू, अशेम्ड ऑफ, एक्ट अपॉन, एंग्री विद, अफेक्शन फॉर, afraid of, agree with, believe in, belong to, born to, boast of, conscious of, certain of, control over, complain against, confidence in, charge of, desire of, died of, differ from, eligible for,
envious of, fond of, faithful to, jealous of, knock at, listen to, laugh at, prefer to, quarrel अगर किसी व्यक्ति के साथ है तो quarrel with, अगर किसी वस्तु के लिए है तो quarrel over, rely on, sure of, tired of, wait for, आदि आदि आदि। इसके अतिरिक्त भी आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान देना है, जिसकी चर्चा मैं बीच बीच में अन्य लेक्चर्स में भी करता रहूंगा। तो लेक्चर लंबा हो रहा है, इसलिए अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्रेपोजिशन की गलतियां हम हिंदुस्तानी सबसे ज्यादा करते हैं और बहुत बार पढ़ने के बाद भी कई बार हम प्रेपोजिशन की गलतियों के नाते किसी सेंटेंस को खराब कर देते हैं और वो ना बोलने में अच्छा लगता है ना ही सुनने में अच्छा लगता है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि कम से कम जितनी चीजें बताई गई हैं उससे संबंधित गलतियां हमसे ना हों। और अगर एग्जामिनेशन पेपर्स में इससे जुड़े हुए सवाल आए, इससे जुड़े हुए प्रश्न आए, इससे जुड़े हुए सेंटेंसेस आए तो वो गलतियां हमसे ना हों। फिर वही आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आप सबकी समझ में आया होगा और आप सब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द अगले लेक्चर के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होता हूं। टिल देन, गुड बाय। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।